हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, आपने बहुत सारे तूफानों के नाम देखे होंगे, आपने सुने भी होंगे, आप नॉलेज में रखते भी होंगे उनको। आपने कभी नीलम के बारे में सुना होगा, कभी नीलोफर हो जाता है, कभी अम्फान हो जाता है। बहुत सारे तूफान यहाँ पे आते ही रहते हैं। या चक्रवात है वो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, हर महासागर में आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपके अंदर एक जिज्ञासा होगी कि इनका जो नाम है वो कैसे पड़ता है, किस पद्धति पर, किस सिस्टम पर ये काम करते हैं, कैसे इनको नाम दिया जाता है। तो इन सारी जिज्ञासाओं को आज मैं यहाँ पे शांत करने की कोशिश करूंगा और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ी सी नॉलेज दी जाए आपको। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि तूफान या चक्रवात। देखो, तूफान का मतलब होता है स्टॉर्म और चक्रवात का मतलब होता है साइक्लोन। दोनों में फर्क है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि ये बनता कैसे है। वैसे तो आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा बेसिक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, आपको पता है कि जितने भी तूफान या चक्रवात हैं ये दो प्रकार से बनते हैं। ज्यादातर जो चक्रवात हैं वो गर्मियों के मौसम में बनते हैं। जैसे मई जून स्टार्ट हो जाता है, मध्य गर्मियां जो आती हैं, इनमें ही ज्यादातर तूफान या चक्रवात आते हैं दोस्तों। दूसरा जो चक्रवात आते हैं दोस्तों वो लौटते हुए मानसून। जी हां दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में जब मानसून भारत का लौटता है तो आपको पता है लौटते हुए मानसून से भारत के कोरोमंडल तट पर बारिश होती है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का कुछ हिस्सा उसमें शामिल होता है दोस्तों। ठीक है, तो दो सीजन में, एक मई जून में ज्यादातर चक्रवात आते हैं और दूसरा अक्टूबर नवंबर में चक्रवात ज्यादा देखे जाते हैं हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि बनते कैसे हैं। तो आपको पता है जब गर्मी बढ़ती है, गर्मियों में जब अब गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है तो समुद्र का जो पानी है वो गर्म हो जाता है और गर्म होकर उसका वाष्प बनता है, हवा है वो गर्म हो जाती है और हल्की हवा ऊपर उठती है दोस्तों। और जब हल्की हवा ऊपर उठती है तो जो नमी और वाष्प वाली हवा है, जो ठंडी हवा है, वो तेजी से उसका स्थान लेती है। यानी कहने का मतलब यह है कि गर्म हवा नीचे से ऊपर उठती है और ठंडी हवा उसका स्थान लेने के लिए उतनी ही तेजी से उसके नीचे आने की कोशिश करती है। यानी गर्म हवा ऊपर उठ रही है, ठंडी हवा नीचे आ रही है, गर्म हवा ऊपर उठ रही है, ठंडी हवा नीचे आ रही है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं कि हवाएं हैं वो चक्कर काटने लग जाती हैं और इन्हीं के साथ साथ जो गर्म हवा ऊपर उठती है तो वहां पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। ऐसे में जो हवा के साथ साथ जो बादल होते हैं जिनमें नमी और वाष्प भी होती है, वो भी इन हवाओं के चक्कर में आ जाते हैं और वो भी वहां पे गोल गोल घूमने लग जाते हैं और इसी चीज को हम या तो तूफान कहते हैं या फिर चक्रवात कहते हैं। दोस्तों, अगर हवाओं की स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी, अगर हवाओं की गति 63 किलोमीटर पर आवर के आसपास रहेगी तो उसको हम नॉर्मली तूफान ही कहते हैं, स्टॉर्म कहा जाता है। लेकिन जब इन्हीं हवाओं की गति 119 किलोमीटर पर आवर या 119 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाती है तो उस समय इसको हम चक्रवात नाम दे देते हैं। जैसे आपने सुना होगा जो अम्फान चक्रवात है जो अभी प्रवेश करेगा भारत में, इसकी जो अभी स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड जाने की संभावना जताई जा रही है वो 295 किलोमीटर पर आवर दिखाई जा रही है दोस्तों। ठीक है, अभी जो स्पीड है इसकी, जो केंद्र में जो स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर है। हालांकि अभी जो तटीय क्षेत्र है, अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय यहाँ पे 40 से 45 किलोमीटर के पर आवर की यहाँ पे हवाएं चल रही हैं और बारिश भी हो रही है, लेकिन इसका जो केंद्र है उसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही है भाई। ठीक है, और हवा की गति है दोस्तों, यानी जो तूफान और चक्रवात है इनको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है और कैटेगरी के आधार पर ही ये तय किया जाता है कि ये तूफान कितना खतरनाक होगा या कितना कमजोर पड़ेगा दोस्तों। और इसी चीज को निर्धारित करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने 5 कैटेगरी डिवाइड की है। यानी आपने सुना होगा ये कैटेगरी लेवल 1 का तूफान है, ये लेवल 3 का है, ये लेवल 5 का है। लेवल 5 जो अम्फान तूफान है दोस्तों, ये लेवल 5 का है और ये बहुत ही भयंकर तूफान है, यानी भारी बारिश की आशंका, ऑलरेडी अलर्ट जारी कर दिया गया इस बारे में। ठीक है भाई, तो ये था कि यहां पे तूफान बनता कैसे और क्या उसकी परिभाषा हो सकती है। अब बात करते हैं कि इनका नामकरण कैसे होता है दोस्तों। तो बात करें दोस्तों कि हिंद महासागर और जो आपका बंगाल की खाड़ी है
यहां पर जो तूफान आते थे इनका नाम जो है 2004 से पहले कोई भी नाम नहीं होता था। हालांकि पूरे विश्व की बात करें तो नामकरण की जो पद्धति है दोस्तों यह 1953 से मियामी में स्थित राष्ट्रीय हरिकेन सेंटर की पहल पर शुरू की जा चुकी थी। ठीक है दोस्तों, अटलांटिक महासागर में जो तूफान उठते थे उनका जो नामकरण, नाम देने की जो प्रथा है, जो व्यवस्था है, वो 1953 में स्टार्ट हुई। ये किसकी सिफारिश पर हुई दोस्तों? तो ये वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है और यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। ठीक है भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जेनेवा है। इसकी सिफारिश पर दोस्तों 1953 में ये चक्रवातों के नामकरण की नामकरण देने के लिए, नाम देने के लिए एक संधि बनाई गई और उसी समझौते के तहत, उसी संधि के तहत 1953 से ही अटलांटिक महासागर में जितने भी तूफान आते हैं उनके नाम दिए जाते हैं। अब नाम कैसे दिए जाते हैं? जिस देश के क्षेत्र में या जिस मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ है, देशों का समूह है, उस क्षेत्र में अगर कोई तूफान आता है तो वही क्षेत्र डिसाइड करता है कि उस तूफान का नाम क्या होगा। जैसे दोस्तों बात करें कि 1953 तक ऑस्ट्रेलिया के तट पर जितने भी तूफान आते थे उनका नाम ऑस्ट्रेलिया लगता था भाई। तो ऑस्ट्रेलिया अपने तट क्षेत्र में आने वाले तूफानों का नाम कुछ भ्रष्ट नेताओं के नाम पर रखता था। ठीक है भाई, कुछ भ्रष्ट नेता थे, उनके ही नाम पर तूफानों के नाम रख दिए जाते थे। जबकि बात करें दोस्तों अमेरिका में, तो अमेरिका में ज्यादातर तूफानों के नाम महिलाओं के नाम पर रखे जाते थे, जैसे कैटरीना है, इरमा है। लेकिन दोस्तों 1978-79 से अमेरिका ने चेंज कर दिया और ओड इवन का सिस्टम लागू कर दिया, मेल और फीमेल। जैसे मान लीजिए कोई तूफान 2002 में आएगा, 2004 में आएगा, 2006 में आएगा, तो उसका नाम मेल के आधार पर रखा जाएगा। जबकि अगर कोई तूफान मान लीजिए 2003, 5, 2007 में आएगा, विषम संख्याओं में आएगा, तो उनका नाम फीमेल के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है भाई, तो ये थी इसका जो इतिहास है वो क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में नाम जो है, जैसे जापान है, जापान का एरिया है, चाइनीज का एरिया है। ठीक है, तो इनमें जो आने वाले तूफान उनके नाम जो फूल, जानवर, पक्षी, पेड़ों और खाद्य पदार्थों के आधार पर भी रखे जाते हैं। ठीक है भाई, कि जैसे जापान में जितने भी तूफान आए हैं उनका नाम या तो पक्षियों के नाम पर है, या फूलों के नाम पर है, या किसी जानवर का नाम रखा हुआ है, या पेड़ों। पक्षियों का नाम जैसे आप देखा होगा तितली है, बुलबुल है, ठीक है भाई, गाजा है, बहुत सारे ऐसे नाम है जो अलग अलग पक्षियों के नाम पर है, या पेड़ों के नाम पर, या जानवर हो सकता है, खाद्य पदार्थों के नाम पर हो सकता है दोस्तों। तो ये था तो पूरे विश्व की बात करें। लेकिन बात करें दोस्तों हिंद महासागर या भारत की, जहां तक बात करें तो यह जो परंपरा है, नामकरण की जो परंपरा है, आज से लगभग 16 साल पहले यानी 2004 में शुरू हुई और इसकी जो पहल है वो भारत ने ही की दोस्तों। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए भारत में किसी भी चक्रवात को कब नापा जाता है, तो इसको हम ये देख चुके हैं पहले ही, 63 किलोमीटर पर आवर रहेगा तो तूफान कहा जाएगा। अगर हवा की स्पीड 119 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा रहेगी तो उसको हम चक्रवात कहते हैं। इसको समुद्री दूरी के हिसाब से 34 नॉटिकल मील पर आवर की स्पीड से अगर कोई हवा की गति रहेगी तो उसको हम चक्रवात कहते हैं। अच्छा, जो हिंद महासागर में नामकरण देने की प्रथा है दोस्तों 16 साल पहले 2004 में स्टार्ट हुई। कुल मिलाकर 8 देशों ने इस समझौते के तहत नामकरण देने की प्रथा को स्टार्ट किया। वो 8 देश कौन कौन से हैं दोस्तों? आईपीएस बमो टी, ये मैंने वैसे बना दिया, पता नहीं ट्रिक है कि नहीं है एक, लेकिन हर देश का पहला अक्षर मैंने ले लिया, तो ये आईपीएस बनेगा बम्मो और टी। ठीक है भाई, आईपीएस का मतलब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, ठीक है भाई, ओमान और थाईलैंड। फिर से देख लीजिए, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, मालदीव और म्यांमार, ओमान और थाईलैंड। ठीक है भाई, पहले 2004 में इसकी शुरुआत हुई।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन और एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक कमीशन ने 2004 से नामकरण शुरू किया। आपको पता है कि ये जो देश शामिल हैं, इन्हें एक संगठन को नाम दिया गया भाई एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक कमीशन। इसकी सिफारिश के आधार पर ही नाम दिए जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार प्रत्येक देश को 8 नाम अपने सुझाने होते हैं। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में देखें, इन 8 देशों के नाम देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहला नाम कौन सा आएगा भाई? आप कहेंगे बांग्लादेश आएगा। तो जब भी कोई तूफान, पहला तूफान आया होगा तो उसका जो नाम है वो बांग्लादेश ने सुझाया होगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जो पहला तूफान आया था वो था ओनिल तूफान 2004 में आया था। ये संधि कब हुई? 2004 में। तो 2004 में जो पहला तूफान आया उसका नाम ओनिल रखा गया, और ओनिल तूफान दोस्तों बांग्लादेश ने सुझाया था। अब आप देख पा रहे हैं 2020, तो 2020 में जो तूफान है अम्फान, ये दोस्तों थाईलैंड ने दिया है। और दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो व्यवस्था थी इसके अंतर्गत प्रत्येक देश को अपनी तरफ से 8 नाम देने होते थे, यानी 8 नाम प्रत्येक देश ने दिए। तो इस प्रकार 2004 में कुल मिलाकर कितने नाम इकट्ठे हुए भी? 64। 8 देश हैं, प्रत्येक देश अगर 8 नाम देगा तो कुल नाम कितने हुए? 64 नाम हुए। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि 2020 का जो अम्फान तूफान है, जो अभी चक्रवात आने वाला है, ये इस सूची का आखिरी नाम है। ठीक है भाई, इस सूची का आखिरी नाम है। अब दोबारा से अगर अगला कोई तूफान आएगा तो फिर से शुरू से स्टार्ट कर दिया जाएगा अल्फाबेट से, लेकिन शुरू का मतलब वही ओनिल तूफान नहीं आएगा अगला। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले जो बांग्लादेश है उसने जो नाम दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा, फिर जो तूफान आएगा अगला देश के अनुसार, फिर जो तूफान आएगा अगले देश के अनुसार। इस प्रकार से बात आगे समझ में हुई। तो यहाँ पे ये चीज है यहाँ पे कि कुल मिलाकर 8 देशों ने कुल 64 नाम यहाँ पे सुझाए, क्योंकि प्रत्येक देश को 8 नाम देने होते हैं। इसी क्रम में दोस्तों भारत ने भी 8 नाम दिए। तो भारत ने जो 8 नाम सुझाए तूफानों के, वो कौन कौन से हैं? अग्नि, आकाश, बिजली, जल, लहर, मेघ, सागर। सागर तो आ भी चुका है, वायु आ चुका है दोस्तों। ठीक है, देखो ऐसा है कि जो नाम दिए जरूरी नहीं कि सारे के सारे नाम रखे जाएंगे। ये 8 देशों की जो संस्था है वही तय करती है कि कौन सा नाम यहां पे सुझाया जाएगा या कौन सा नाम रखा जाएगा। अब बात आती है दोस्तों कि तूफानों के नाम रखने की वजह क्या है, क्या कारण है कि इनका नाम रखा जाए, नाम ही क्यों दिया जाए? तो नाम देने के जो यहाँ पे कारण है दोस्तों, लॉजिक इसके पीछे, ताकि कोई मीडिया है, कोई रिपोर्ट्स है, कोई न्यूज चैनल है, वो उसको आसानी से रिपोर्ट कर सके तथा आम नागरिक को वो भाषा आसान शब्दों में समझाई जाए। यहाँ पे एक पत्ती और भी काम करती है कि किसी भी तूफान का नाम है वो आसान से शब्दों में रखा जाए, बहुत ज्यादा हार्ड या साइंटिफिक नाम नहीं रखा जाए ताकि आम आदमी को समझ में ना आए। इसलिए नॉर्मल नाम रखे जाते हैं। आप देख पा रहे हैं, या तो महिला का नाम होगा या पुरुष का नाम, पेड़, पक्षी, पौधे, किसी का नाम हो सकता है, खाद्य पदार्थ का नाम हो सकता है, ताकि लोगों को समझ में आए। और उसकी तूफान के नाम से ही तूफान के कितना खतरनाक है, कितना कमजोर है, उसकी संभावना वहां से लगाई जा चुकी है, लगाई जा सकती है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा फैनी तूफान। ये जो फैनी चक्रवात है दोस्तों, अप्रैल 2019 में आया था। उड़ीसा, बांग्लादेश, श्रीलंका और आंध्र प्रदेश ने इस तूफान ने बहुत भारी तबाही मचाई थी। फैनी का मतलब होता है दोस्तों फण, सांप का जो फण होता है। तो आपको पता है सांप का फण, यानी सांप एक बहुत खतरनाक जानवर है, उसी प्रकार ये फैनी तूफान भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आप दोस्तों बात करें कि आने वाले तूफान कौन कौन से हैं, तो भविष्य में जो तूफान आने वाले हैं वो भी आप बता सकते हो। लेकिन दोस्तों ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे पता लगता है कि कोई तूफान उठ रहा है, कहां पे उसका केंद्र है, कैसे वहां पे काम करते हैं? तो दोस्तों नासा जो है अपने सैटेलाइट से हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी में जितने भी हवाएं चलती हैं
उनका तापमान का डाटा इकट्ठा करता है और तापमान के आधार पे ही हवाओं की गति के आधार को संक्षिप्त यानी उसको विश्लेषण करके ये तय किया जाता है कि कोई तूफान कहां से उठ रहा है, कहां पे उसका केंद्र है, कितने बजे वो कौन से तट पे टकराएगा, क्या उसकी हवाओं की गति रहेगी, कितनी बारिश वहां पे हो सकती है। जैसे कि अम्फान के बारे में पहले किया जा चुका है कि तटीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट ऑलरेडी उड़ीसा ने 10 लाख लोगों को अपने तटों से शिविरों में भेज दिया दोस्तों। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही यहां से होने वाली है। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख तूफान या प्रमुख चक्रवात जो अब तक आए हैं पूरे विश्व में। वैसे तो हर साल बहुत ज्यादा तूफान आते हैं अलग अलग विश्व में, लेकिन जो फेमस है, जो आए हुए हैं, वो हम यहां पे देख लेते हैं। ठीक है भाई, जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं। जैसे कैटरीना तूफान है दोस्तों, ये 2005 में आया था अमेरिका में। मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका अपने तूफानों के नाम मेल या फीमेल के नाम पर रखता है। अगर कोई तूफान मान लीजिए विषम संख्या वाले वर्ष में आता है तो उसका नाम फीमेल के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है भाई, कैटरीना 2005 में आया यूएसए में। इसी प्रकार लिसा तूफान 2018 में आया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, बुलबुल 2019, बुलबुल तूफान आपने नाम सुना होगा 2019, बांग्लादेश, थाईलैंड और म्यांमार में इसने भारी तबाही मचाई थी। इसके अलावा दोस्तों हुदहुद तूफान आया था अक्टूबर 2014, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसने भारी तबाही मचाई थी, हुदहुद तूफान। फैनी अप्रैल 2019, उड़ीसा, बांग्लादेश, श्रीलंका और आंध्र प्रदेश। तितली तूफान, ठीक है भाई, तूफान का नाम तितली, अक्टूबर 2018 उड़ीसा के तट पे आया था। ओखी, ये ओखी तूफान का नामकरण बांग्लादेश ने दिया दोस्तों। नवंबर 2017 में मालदीव, श्रीलंका और दक्षिणी भारत में इसने भारी तबाही मचाई। ठीक है, एक तूफान दोस्तों नानुक आया था 2014 म्यांमार तट पे। ठीक है भाई, फालिन, इसको पाइलिन तूफान भी कहा जाता है, 2013 में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आया था। ठीक है भाई, लहर तूफान लहर 2013 थाईलैंड, मलेशिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लहर, ये लहर जो नाम है ये भारत का नाम है, फालिन नाम थाईलैंड का है, नानुक नाम म्यांमार ने दिया है। ठीक है, अम्फान थाईलैंड का है जो इस सूची में आखिरी नाम है। ठीक है भाई, गाजा 2018 में आया था तमिलनाडु में, गाजा नाम पाकिस्तान ने दिया भाई, सॉरी ईरान ने दिया। ठीक है, इसके अलावा नीलोफर और नीलम, नीलोफर तूफान दोस्तों 2014 में आया था, भारत, पाकिस्तान और ओमान तटों पर इसने भारी तबाही, क्योंकि जितने भी चक्रवात हैं लगभग 99% चक्रवात हैं वो तटीय क्षेत्रों में ही आते हैं, तो इस बात का आप अंदाजा लगा लेंगे पहले। तो नीलोफर तूफान 2014 में आया था, भारत, पाकिस्तान, ओमान के तटों पर इसने तबाही मचाई, लेकिन नाम ये किसने दिया नीलोफर, ये पाकिस्तान ने दिया। इसी प्रकार नीलम तूफान, नीलम चक्रवात है, नवंबर 2012 श्रीलंका और दक्षिणी भारत में, नीलम नाम भी पाकिस्तान ने दिया। दोस्तों 2019 में गुजरात में एक तूफान आया था मई जून में, जिसका नाम वायु रखा गया और ये वायु नाम भारत ने ही इसको दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि क्रमशः जो भी तूफान आते हैं वो अल्फाबेट में जो देश होता है उसके सुझाए हुए नाम को ही वहां पर रखा जाता है। ठीक है, अब जो दोस्तों बात करें कि जो भविष्य में जो तूफान आएंगे, अब आपको मैंने बताया कि अम्फान जो तूफान है इस सूची का आखिरी नाम है, यानी आखिरी नाम कौन सा आप देख पा रहे हैं, थाईलैंड। ठीक है भाई, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आखिरी नाम कौन सा है, थाईलैंड है, थाईलैंड ने अपना नाम दे दिया है। अब आगे जो तूफान आएगा उसका नाम क्या रहेगा दोस्तों, निसर्गा। भविष्य में अगर कोई चक्रवात आता है हिंद महासागर या अंडमान बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में, तो उसका नाम रहेगा निसर्गा, और ये निसर्गा कौन दे रहा है दोस्तों, बांग्लादेश। इसके बाद अगर कोई चक्रवात आएगा तो उसका नाम दिया जाएगा इंडिया। इंडिया ने नाम दिया है गति, यानी उसका नाम क्या रहेगा, गति, जो कि भारत के द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद अगर कोई नाम आता है तो नीवर, ईरान यानी ओमान से लिया जाएगा, बुरवेई, मालदीव, तोक्टे, म्यांमार, और उसके बाद अगर कोई तूफान आएगा तो उसका नाम यास रखा जाएगा, यास चक्रवात। ठीक है, ओमान का नाम है। ठीक है दोस्तों, जब ये प्रथा स्टार्ट हुई दोस्तों तो 2004 में कुल मिलाकर 4 तूफान आए, 4 चक्रवात आए 2004 में, जिसके नाम अग्नि, हिबारू, प्यार और बाज रखे गए। ठीक है दोस्तों,
इसके अलावा दोस्तों इससे पहले ओनिल तूफान आया था, तो ओनिल नाम लिया गया इसने बांग्लादेश ने, ठीक है। लेकिन जो भारत ने नाम सुझाए थे उसमें से ये क्रम से चले हुए हैं। 2005 में कुल मिलाकर 3 तूफान आए जिनके नाम थे फानुस, माला और मुग्धा। 2015 में 4 तूफान आए, 2016 में 3 आए, 2017 में 1 तूफान आया जो कि नवंबर 2017 में ओखी तूफान मालदीव, श्रीलंका और दक्षिण भारत में, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आप ये समझ पा रहे होंगे कि कैसे इनका नामकरण किया जाता है। ये पूरी की पूरी पद्धति काम करती है। 8 देश इस संगठन में शामिल हैं। 8 देश अपने 8 नाम जो है तूफानों के ऑलरेडी सबमिट करवा चुके हैं, और उसी क्रम के अनुसार अल्फाबेट को ध्यान में रखते हुए जिस देश का नंबर आता है उसी देश के सुझाए हुए नाम के आधार पे कोई एक नाम तय कर दिया जाता है और वही नाम उस चक्रवात का रख दिया जाता है। इसी क्रम में अम्फान तूफान रखा गया जो कि थाईलैंड का सुझाया हुआ नाम है, ठीक है भाई। तो यहां पर ये वीडियो समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको यहां पे कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपको अगर यहां पे कुछ समझ में आया है, कुछ अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज का नोटिस आपको मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।